जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु गंगा के ऊपरी क्षेत्र के 5 संगम, देखिए जो संगम है इसे प्रयाग भी कहते हैं, तो पंच प्रयाग के बारे में समझेंगे। यहाँ से पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और कई बार मैचिंग के लिए बनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पंच प्रयाग को आप याद रखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नदियों के बारे में बताया गया और इन नदियों के संगम से कौन सा प्रयाग बनेगा इसके बारे में बताया गया। देखिए अलकनंदा और पिंडारी, इन दोनों नदियों का जो स्रोत है ये पिंडारी हिमनद है, इन दोनों के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक के बारे में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे ये कर्ण प्रयाग के बारे में दिखाया गया। देखिए कर्ण प्रयाग नंद प्रयाग से थोड़ा सा आगे ये कर्ण प्रयाग है ना। यहाँ पे ये पिंडार नदी, जिसे पिंडारी नदी कहा गया, और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। दूसरे के बारे में बताया गया अलकनंदा और मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी मिलेगी तो ये बनेगा रुद्रप्रयाग। आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी के मिलने से ये रुद्रप्रयाग बन रहा है। ये मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है। इसके बाद अलकनंदा से मिलेगा भागीरथी है ना, तो यहाँ पर बनेगा देवप्रयाग। देखिए अलकनंदा ये नदी निकल के आ रही है ना, इससे मिलेगा भागीरथी, यहाँ पे देखिए ये गंगोत्री से निकल के आ रही है, तो देवप्रयाग का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कि इसे अगर धौली गंगा नदी मिलता है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। देखिए अलकनंदा ये ब्लू कलर से दिखाया गया, इससे धौली गंगा मिलेगा है ना, धौली गंगा अगर आप देखेंगे तो विष्णु प्रयाग बनेगा। ये रहा धौली गंगा और यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग बन गया। इसके बाद अलकनंदा से नंदाकिनी अगर मिलता है, नंदाकिनी नदी है ना, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये नंद प्रयाग बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंद प्रयाग। अगर इसके क्रम को देखेंगे, सबसे पहले विष्णु प्रयाग है ना, इसके बाद है नंद प्रयाग, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कर्ण प्रयाग, चौथे पे रुद्र प्रयाग, और 5वें नंबर पर है देव प्रयाग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किया गया, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये अलकनंदा नदी है ना, बाद में जो जाकर के गंगा बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये धौली गंगा है ना, धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिला तो इससे क्या बना, विष्णु प्रयाग है ना। इसी प्रकार धौली गंगा आगे चलता रहा, फिर यहाँ पे नंद प्रयाग बना, नंद प्रयाग मिला नंदाकिनी के मिलने से, तो नंदाकिनी नंद प्रयाग, काफी आसान हो गया। फिर पिंडारी से कर्ण प्रयाग बन जाएगा और मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग बनेगा, और इसके बाद अंतिम में बनेगा देव प्रयाग, जो कि भागीरथी के मिलने से बनता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अलकनंदा और भागीरथी, देखिए ये अलकनंदा इधर से आ रहा था और इधर से भागीरथी, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं देव प्रयाग से ये नदी का नाम गंगा हो जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं कि जो नदी है गंगा ये माफ कीजिएगा दोस्तों, कहाँ से गंगा नदी बनती, तो देखिए भागीरथी और नंदा, अलकनंदा दोनों आपस में मिलते हैं देवप्रयाग में, यहाँ से इसे गंगा नाम दिया जाता है। ये पंच प्रयाग काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया प्रायद्वीपी तथा अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियों की तुलना। देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपी नदी और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपी नदी की बात करेंगे तो ये भारत की पुरानी नदियाँ, जो पहले की नदी वो प्रायद्वीपी नदियों में आती है, और अतिरिक्त प्रायद्वीपी नदियाँ नवीन नदियाँ, नई नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि को छोड़कर, ये सब अपवाद है। मतलब ये सब अगर छोड़ देंगे ना तो जितनी भी नदियां सब नई नदियां। देखिए अधिकांश नदियां अनुवर्ती या फिर पुनःवर्ती नदियां हैं, पुनः यौवन यहाँ पे लिखा गया ना, मतलब अनुवर्ती नदियां, इतना याद रखिएगा है ना। इसमें से कई नदियां जैसे सिंधु, सतलज, काली, कोसी, तिस्ता इत्यादि प्रत्यनुवर्ती है ना, प्रत्यनुवर्ती होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। गोदावरी नदी को छोड़कर इसका बेसिन क्षेत्र छोटा है। देखिए जो गोदावरी का बेसिन क्षेत्र है काफी ज्यादा बड़ा है ना, और बाकी अन्य नदियों के बेसिन क्षेत्र काफी छोटे हैं, और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपी इनके बेसिन काफी बड़े होते हैं। इनका जो जलमार्ग है काफी चौड़ा होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं नदियों का जो जलमार्ग है ये महाखड्डों और क्षिप्तिकाओं का निर्माण करता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है ना, तो एप्लीकेशन के इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया इसका देखिए ऊर्ध्वाधर अपर्दन नगण्य होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक दोनों अपर्दन होता है ना।
ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ ये धीमी गति से बहती हैं, जबकि ये नदियाँ तीव्र और धीमी दोनों प्रकार से बहती हैं, है ना। इन नदियों की वहन क्षमता कम होती है, जबकि इनकी वहन क्षमता ज़्यादा होती है। वहन क्षमता का मतलब इसमें जो सेडिमेंट्स मिले होते हैं, अवसाद मिले होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिस्थापित करना। ये नदियाँ निक्षेपण के कारण एजेंट मतलब निक्षेपण के कारण मतलब एजेंट का होती हैं, लेकिन ये निक्षेपण और जो अपर्दन है दोनों के एजेंट होते हैं। ये छिछला विसर्पण बनाती है, मतलब जो इनका बहाव होता है छिछला होता है, और ये तीक्ष्ण और गोखुर होता है, मतलब छिछला नहीं होता है। ये सामान्यतः नौगम में नहीं है, जबकि ये नदियाँ नौगम में होती हैं, है ना। ये अधिकतर मौसमी है, मतलब मौसम के कारण इसका निर्माण होता है, जबकि ये चिरस्थायी है ना। ये मौसम के कारण नहीं होता है। इनमें जल स्रोत हिमनद से आता है, मतलब जल स्रोत हिमनद होता है। अधिकांश जो इसका उद्गम है पश्चिमी घाट और पठार क्षेत्र में होता है, और ये हिमालय के हिमनद से आता है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें जो अधिकांश नदियाँ जीर्ण मतलब पुरानी नदियाँ है ना, और ये परवर्ती तरुणावस्था में मतलब अभी तरुण है, बढ़ रही है ना। ये नदियाँ सरिता अपहरण नहीं करती। ये इनमें नदी अपहरण एक सामान्य घटना है। अपहरण का मतलब एक नदी में दूसरी नदी मिल जाना, है ना। इन नदियों का उपयोग जल बिजली संयंत्रों के लिए किया जाता है, जैसे हीराकुंड, कोयना, नागार्जुन, ये सब। और इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं, जैसे भाखड़ा, टेरिम, सलाल इत्यादि। ये नदियां डेल्टा जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और मुहाना जैसे नर्मदा, तापी इत्यादि का निर्माण करती हैं, जबकि ये सिर्फ गंगा का निर्माण डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा का सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ना। आगे माफ कीजिएगा दोस्तों, इनमें दिया इनका जलमार्ग आधार तल जो होता है ये के करीब होता है, और ये अपनी युवावस्था के अंतिम चरण में पर्वतीय मार्ग इनके द्वारा सरिता अपहरण किया जाता है। अब यहाँ पर दिया भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। आप देख सकते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात क्या है। ये काफ़ी लंबा है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्लास में चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और चीज़ें समझ में भी आ जाए। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।